अभी इस पल जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, आपके शरीर में 30 खरब कोशिकाएं काम कर रही हैं। आपका दिल धड़क रहा है, आपके न्यूरॉन्स में विद्युत संकेत दौड़ रहे हैं। लेकिन ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जहां ये सब रुक जाता है, पूरी तरह से। वहां समय खुद ठहर जाता है। वहां आपकी धड़कन का अगला स्पंदन कभी नहीं आएगा। वहां आपका अगला विचार कभी पूरा नहीं होगा। और सबसे डरावनी बात, ब्रह्मांड में ऐसी लाखों जगहें हैं। हर आकाशगंगा के केंद्र में, हमारी अपनी आकाशगंगा के दिल में। और वैज्ञानिक कहते हैं कि हम सब उनकी ओर बढ़ रहे हैं। ब्लैक होल, काले छेद, ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और भयावह पिंड। लेकिन जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, वो किसी विज्ञान कथा से ज्यादा अजीब है। क्योंकि ब्लैक होल के अंदर जो होता है, वो हमारी समझ की हर सीमा को तोड़ देता है। वहां ऊपर और नीचे का कोई मतलब नहीं रहता। वहां भविष्य और अतीत आपस में उलझ जाते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, प्राचीन भारतीय दर्शन ने हजारों साल पहले समय की इसी प्रकृति को समझ लिया था। आइए एक प्रयोग से शुरू करें। कल्पना कीजिए कि दो अंतरिक्ष यात्री हैं। एक का नाम राज है, दूसरे का प्रिया। वे दोनों एक विशाल ब्लैक होल के पास हैं। राज अंतरिक्ष यान में बाहर रहता है। प्रिया ब्लैक होल की ओर जाने का फैसला करती है। वो अपने जेटपैक से धीरे धीरे उस काली सीमा की ओर बढ़ती है जिसे वैज्ञानिक घटना क्षितिज कहते हैं। राज दूरबीन से देख रहा है। शुरू में सब सामान्य लगता है। प्रिया हाथ हिला रही है, उसकी आवाज रेडियो पर साफ सुनाई दे रही है। लेकिन जैसे जैसे वो घटना क्षितिज के करीब पहुंचती है, कुछ अजीब होने लगता है। प्रिया की हरकतें धीमी होने लगती हैं। उसकी आवाज गहरी और खिंची हुई हो जाती है। उसके शरीर का रंग लाल होने लगता है। और फिर घटना क्षितिज के ठीक किनारे पर वो पूरी तरह से रुक जाती है, जम जाती है, जैसे किसी ने ब्रह्मांड का पॉज बटन दबा दिया हो। राज घंटों देखता रहता है, दिनों देखता रहता है, सालों देखता रहता है। लेकिन प्रिया वहीं है, उसी जगह, उसी मुद्रा में, हमेशा के लिए जमी हुई, समय की एक तस्वीर बनकर। यह कोई कल्पना नहीं है, यह आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत की सटीक भविष्यवाणी है। बाहरी दर्शक के लिए ब्लैक होल में गिरने वाली कोई भी चीज घटना क्षितिज पर हमेशा के लिए जम जाती है। लेकिन यहां सबसे दिमाग हिला देने वाली बात है, प्रिया के लिए उसके अपने अनुभव में कुछ भी नहीं रुकता। वो घटना क्षितिज को पार करती रहती है, वो अंदर गिरती रहती है। उसके लिए समय सामान्य रूप से बहता रहता है। तो सच क्या है? क्या प्रिया जमी हुई है या गिर रही है? दोनों एक साथ। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां खड़े हैं। ये विरोधाभास हमें समय की असली प्रकृति के बारे में कुछ गहरा बताता है। समय कोई निरपेक्ष सार्वभौमिक नदी नहीं है जो सबके लिए एक जैसी बहती हो। समय लचीला है, खिंचने वाला है, गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होने वाला है। और ब्लैक होल के पास, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता, समय इतना खिंच जाता है कि वो लगभग रुक जाता है। अब सवाल ये है, अगर प्रिया वास्तव में घटना क्षितिज को पार कर जाती है तो उसे क्या दिखेगा? वो क्या अनुभव करेगी? यहीं से कहानी और भी अजीब हो जाती है, क्योंकि घटना क्षितिज के अंदर भौतिकी के नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। वहां अंतरिक्ष और समय अपनी भूमिकाएं बदल लेते हैं। जिस तरह आप बाहर की दुनिया में समय में आगे बढ़ने के लिए मजबूर हैं, उसी तरह ब्लैक होल के अंदर आप अंतरिक्ष में केंद्र की ओर बढ़ने के लिए मजबूर हैं। आप रुक नहीं सकते, आप पीछे नहीं जा सकते। जिस तरह आप समय में पीछे नहीं जा सकते, उसी तरह आप ब्लैक होल के केंद्र से दूर नहीं जा सकते। यह समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक नदी में हैं। बाहर की दुनिया में पानी धीरे बह रहा है। आप तैर सकते हैं, किनारे पर जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, धारा तेज होती जाती है। और फिर अचानक आप एक झरने के किनारे पर पहुंच जाते हैं। घटना क्षितिज। एक बार जब आप उस किनारे को पार कर जाते हैं तो कोई वापसी नहीं है। पानी इतनी तेजी से बह रहा है कि प्रकाश की गति से तैरने पर भी आप वापस नहीं आ सकते। और आप नीचे की ओर गहराई में उस बिंदु की ओर गिरते रहते हैं जहां सारा पानी एक अनंत छोटे बिंदु में समा जाता है। वो बिंदु है सिंगुलैरिटी, विलक्षणता, ब्लैक होल का असली दिल। वहां सारा द्रव्यमान एक अनंत घने बिंदु में संकुचित हो जाता है।
वहां अंतरिक्ष का वक्र अनंत हो जाता है, वहां समय का अर्थ ही खत्म हो जाता है और वहां हमारे भौतिकी के सभी समीकरण टूट जाते हैं। वे अनंत का उत्तर देते हैं, जो गणित में कहने का तरीका है हम नहीं जानते। लेकिन सिंगुलैरिटी तक पहुंचने से पहले प्रिया को कुछ और अनुभव होगा, कुछ ऐसा जिसे वैज्ञानिक बहुत ही सुंदर नाम से बुलाते हैं, स्पैगेटिफिकेशन, स्पैगेटी बनना। क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र है और इतनी तेजी से बदलता है कि प्रिया के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर अलग अलग बल लगेंगे। उसके पैर, जो ब्लैक होल के करीब हैं, उसके सिर से ज्यादा तेजी से खिंचेंगे। उसका शरीर खिंचने लगेगा, लंबा होने लगेगा, पतला होने लगेगा, जैसे स्पेगेटी का एक तार। ये प्रक्रिया इतनी तीव्र है कि अंततः उसके परमाणु भी अलग हो जाएंगे, उसके अणु टूट जाएंगे और वो शुद्ध ऊर्जा की एक धारा बन जाएगी जो सिंगुलैरिटी में समा जाएगी। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है, इस सब के दौरान प्रिया के अपने संदर्भ में समय सामान्य रूप से बीत रहा होगा। वो अपनी घड़ी को टिक टिक करते देखेगी, वो अपने दिल को धड़कते महसूस करेगी, कम से कम जब तक स्पेगेटिफिकेशन उसे नष्ट नहीं कर देता। अब यहाँ कुछ और भी अजीब है। अगर प्रिया किसी तरह घटना क्षितिज को पार करते समय पीछे मुड़कर देख सके तो उसे क्या दिखेगा? वो पूरे ब्रह्मांड को तेजी से आगे बढ़ते देखेगी। राज तेजी से बूढ़ा होता दिखेगा, तारे जन्म लेंगे और मरेंगे, आकाश गंगाएं टकराएंगी, अरबों साल कुछ सेकंड में बीत जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे वो घटना क्षितिज के करीब जाती है, बाहरी ब्रह्मांड का समय उसके सापेक्ष तेज होता जाता है। सिद्धांत रूप में अगर वो ठीक घटना क्षितिज पर रुक सके तो वो ब्रह्मांड के अंत तक देख सकती है। सभी तारों की मृत्यु, सभी ब्लैक होल का वाष्पीकरण, ब्रह्मांड की अंतिम ठंडी अंधेरी मौत। ये विचार हमें एक गहरे दार्शनिक प्रश्न की ओर ले जाता है। अगर समय इतना सापेक्ष है, अगर ये इतना लचीला है, तो क्या ये वास्तव में मौजूद है या ये सिर्फ एक भ्रम है, एक परिप्रेक्ष्य? प्राचीन भारतीय दर्शन में इस विचार को हजारों साल पहले खोजा गया था। वेदों में समय को काल कहा जाता है, लेकिन काल को एक निरपेक्ष सत्य के रूप में नहीं देखा जाता। इसे माया का हिस्सा माना जाता है, भ्रम का, सापेक्ष वास्तविकता का। उपनिषदों में एक कहानी है। एक ऋषि अपने शिष्य से पूछते हैं, समय क्या है? शिष्य कहता है, समय वो है जो बीतता है, अतीत से वर्तमान से भविष्य तक। ऋषि मुस्कुराते हैं और कहते हैं, लेकिन किसके लिए? एक मक्खी के लिए एक दिन एक जीवन काल है, ब्रह्मा के लिए एक कल्प 4 अरब 30 करोड़ साल है। तो समय क्या है? ये देखने वाले पर निर्भर करता है। ये ठीक वही है जो आइंस्टाइन ने 1905 में खोजा। समय सापेक्ष है, ये देखने वाले पर निर्भर करता है, यह गति पर निर्भर करता है, यह गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, और ब्लैक होल के पास जहां गुरुत्वाकर्षण चरम पर है, यह सापेक्षता भी चरम पर पहुंच जाती है। समय लगभग रुक जाता है, लगभग, लेकिन पूरी तरह से नहीं। क्योंकि अगर समय पूरी तरह से रुक जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई अनुभव नहीं हो सकता। अब आइए एक और गहरे सवाल पर आते हैं। ब्लैक होल के अंदर वास्तव में क्या है? सिंगुलैरिटी के अलावा क्या वहां कोई संरचना है, कोई स्थान, या यह सिर्फ एक अनंत घना बिंदु है? सच्चाई यह है कि हम नहीं जानते। हमारे पास कोई तरीका नहीं है ये जानने का, क्योंकि कोई भी सूचना ब्लैक होल से बाहर नहीं आ सकती। घटना क्षितिज एक तरफा झिल्ली है। चीजें अंदर जा सकती हैं, लेकिन कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। यहां तक कि प्रकाश भी नहीं, यहां तक कि जानकारी भी नहीं। लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ आकर्षक सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं। एक सिद्धांत कहता है कि ब्लैक होल के अंदर अंतरिक्ष और समय इतने विकृत हो जाते हैं कि वे एक नई ज्यामिति बनाते हैं, एक ऐसी ज्यामिति जहां अंदर और बाहर का कोई मतलब नहीं रहता, जहां हर दिशा सिंगुलैरिटी की ओर ले जाती है। कल्पना कीजिए कि आप एक गोले की सतह पर हैं। आप किसी भी दिशा में चलें, आप अंततः वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं। अब कल्पना कीजिए कि यह गोला सिकुड़ रहा है, तेजी से और तेजी से, जब तक यह एक बिंदु में नहीं सिमट जाता। यही ब्लैक होल के अंदर होता है। एक और सिद्धांत और भी अजीब है। कुछ भौतिक विज्ञानी सोचते हैं कि ब्लैक होल वास्तव में सुरंगें हो सकते हैं, वर्म होल,
जो अंतरिक्ष समय के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ते हैं, शायद एक अलग ब्रह्मांड से भी। इस विचार में जब आप ब्लैक होल में गिरते हैं तो आप नष्ट नहीं होते, आप रूपांतरित होते हैं। आप दूसरी तरफ निकलते हैं, एक व्हाइट होल से, एक ऐसी जगह जहां से सब कुछ बाहर आता है लेकिन कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। ब्लैक होल का विपरीत। ये विचार बहुत ही सट्टा है, हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये गणितीय रूप से संभव है। आइंस्टाइन के समीकरण व्हाइट होल की अनुमति देते हैं, वे वर्म होल की अनुमति देते हैं। समस्या ये है कि ये संरचनाएं बेहद अस्थिर होंगी, वे तुरंत ढह जाएंगी जब तक कि कुछ विदेशी पदार्थ उन्हें खुला न रखे। ऐसा पदार्थ जिसका नकारात्मक द्रव्यमान हो, और हम नहीं जानते कि ऐसा पदार्थ मौजूद है या नहीं। लेकिन यहाँ कुछ दिलचस्प है। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने एक आश्चर्यजनक खोज की। उन्होंने दिखाया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं हैं। वे वास्तव में विकिरण उत्सर्जित करते हैं, बहुत धीरे धीरे, बहुत कमजोर रूप से, लेकिन वे उत्सर्जित करते हैं। इस विकिरण को अब हॉकिंग विकिरण कहा जाता है, और यह क्वांटम यांत्रिकी से आता है। घटना क्षितिज के ठीक बाहर क्वांटम उतार चढ़ाव कण प्रतिकण जोड़े बनाते हैं। सामान्य रूप से ये जोड़े तुरंत एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, लेकिन घटना क्षितिज के पास कभी कभी एक कण अंदर गिर जाता है जबकि दूसरा बच निकलता है। बचने वाला कण हॉकिंग विकिरण है। इसका मतलब ये है कि ब्लैक होल धीरे धीरे वाष्पित हो रहे हैं, वे द्रव्यमान खो रहे हैं, बहुत धीरे धीरे। एक सौर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल को पूरी तरह से वाष्पित होने में 10 की घात 64 साल लगेंगे। यह 1 के बाद 64 शून्य है। यह ब्रह्मांड की वर्तमान आयु से खरबों खरब गुना ज्यादा है। लेकिन सिद्धांत रूप में अंततः सभी ब्लैक होल गायब हो जाएंगे। वे विकिरण की एक अंतिम चमक में विस्फोट करेंगे और फिर कुछ नहीं बचेगा। यह हमें एक और गहरे प्रश्न की ओर ले जाता है। जब ब्लैक होल वाष्पित होता है तो उसमें गिरी सभी सूचनाओं का क्या होता है? क्वांटम यांत्रिकी कहती है कि सूचना नष्ट नहीं हो सकती, यह संरक्षित होनी चाहिए। लेकिन अगर ब्लैक होल पूरी तरह से वाष्पित हो जाता है तो सूचना कहाँ जाती है? क्या ये हॉकिंग विकिरण में एन्कोड है या ये हमेशा के लिए खो जाती है? इसे ब्लैक होल सूचना विरोधाभास कहा जाता है, और ये आधुनिक भौतिकी की सबसे बड़ी अनसुलझी समस्याओं में से एक है। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि सूचना वास्तव में घटना क्षितिज पर एन्कोड हो जाती है, एक होलोग्राम की तरह। इस विचार में ब्लैक होल के अंदर की 3 आयामी सूचना उसकी 2 आयामी सतह पर संग्रहित होती है, जैसे एक होलोग्राफिक छवि। ये होलोग्राफिक सिद्धांत कहलाता है, और यह सुझाव देता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक होलोग्राम हो सकता है, कि 3 आयाम जो हम देखते हैं वे वास्तव में एक उच्च आयामी सतह के प्रक्षेपण हैं। यह विचार पहली बार में पागल लगता है, लेकिन यह गणितीय रूप से सुसंगत है, और यह क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के कुछ सबसे आशाजनक सिद्धांतों का हिस्सा है। यह हमें फिर से उस प्राचीन भारतीय विचार की याद दिलाता है, माया, भ्रम, कि जो हम देखते हैं वह वास्तविकता की पूरी तस्वीर नहीं है, कि एक गहरी, अधिक मौलिक परत है, एक ऐसी परत जहां अंतरिक्ष और समय, पदार्थ और ऊर्जा सब एक हैं। अब आइए एक पल के लिए वापस प्रिया के पास चलते हैं। वो अभी भी ब्लैक होल में गिर रही है। उसके लिए केवल कुछ सेकंड बीते हैं, लेकिन बाहरी ब्रह्मांड में अरबों साल बीत चुके हैं। वो अब एक ऐसे ब्रह्मांड से कटी हुई है जो अब मौजूद नहीं है। वो एक ऐसे समय में फंसी है जो किसी और के समय से मेल नहीं खाता। वो अकेली है, पूरी तरह से, ब्रह्मांड के सबसे गहरे अर्थ में। लेकिन शायद वो वास्तव में अकेली नहीं है, क्योंकि हर चीज जो कभी उस ब्लैक होल में गिरी है वो अभी भी वहां है, किसी न किसी रूप में। सभी तारे जो ढह गए, सभी ग्रह जो निगल गए, सभी प्रकाश जो फंस गया, सब कुछ एक साथ, सिंगुलैरिटी में, एक अनंत घने बिंदु में, जहां अतीत और भविष्य, शुरुआत और अंत सब एक हो जाते हैं। यह विचार हमें महाकाल की अवधारणा की याद दिलाता है, महान समय या महान विनाशक। हिंदू दर्शन में महाकाल शिव का एक रूप है, वह जो सब कुछ नष्ट करता है, लेकिन विनाश पुनर्जन्म के लिए है, अंत शुरुआत है, मृत्यु परिवर्तन है, और ब्लैक होल
कुछ मायनों में ब्रह्मांड के महाकाल हैं। वे सब कुछ निगल लेते हैं, सब कुछ नष्ट कर देते हैं, लेकिन शायद, सिर्फ शायद, वे कुछ नया भी बनाते हैं। एक नया ब्रह्मांड, एक नई शुरुआत। दूसरी तरफ कुछ सिद्धांत सुझाव देते हैं कि हमारा अपना ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर हो सकता है, कि बिग बैंग वास्तव में एक ब्लैक होल का निर्माण था एक अन्य बड़े ब्रह्मांड में, और कि हमारे ब्रह्मांड में जो ब्लैक होल बनते हैं वे अपने स्वयं के बच्चे ब्रह्मांड बना सकते हैं। ब्रह्मांडों का एक अनंत घोंसला, एक के अंदर एक, हमेशा के लिए। यह सिद्धांत अत्यधिक सट्टा है, लेकिन यह गणितीय रूप से संभव है, और यह एक सुंदर विचार है कि विनाश और सृजन एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, कि अंत और शुरुआत एक ही हैं, कि समय एक रेखा नहीं है बल्कि एक चक्र है, या शायद एक सर्पिल, हमेशा आगे बढ़ता हुआ लेकिन हमेशा वापस लौटता हुआ। अब आइए एक और पहलू पर विचार करें। ब्लैक होल केवल सैद्धांतिक जिज्ञासाएं नहीं हैं, वे वास्तविक हैं। हमने उन्हें देखा है। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने पहली बार एक ब्लैक होल की छवि ली। यह मेसियर 87 आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल था, 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर। छवि में आप एक चमकदार वलय देख सकते हैं। ये गर्म गैस है जो ब्लैक होल के चारों ओर घूम रही है, और केंद्र में एक काली छाया। घटना क्षितिज, वो बिंदु जहां से कोई वापसी नहीं है। ये छवि मानव इतिहास में एक मील का पत्थर थी। पहली बार हमने वास्तव में एक ब्लैक होल को देखा, या कम से कम उसकी छाया को। यह आइंस्टाइन के सिद्धांत की एक शानदार पुष्टि थी, और ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी अधिक अजीब है, कि वहां ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ की सीमाओं को चुनौती देती हैं, जो हमें विनम्र बनाती हैं, जो हमें आश्चर्यचकित करती हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में भी एक विशाल ब्लैक होल है। इसे सैजिटेरियस ए स्टार कहा जाता है। यह हमारे सूर्य से 40 लाख गुना अधिक विशाल है, और यह केवल 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। खगोलीय मानकों से यह हमारे पिछवाड़े में है। हम इसके चारों ओर घूम रहे हैं। हमारा पूरा सौर मंडल, हमारा सूर्य, हमारी पृथ्वी, हम सब एक विशाल ब्लैक होल के चारों ओर नृत्य कर रहे हैं। लेकिन घबराइए मत, हम गिरने वाले नहीं हैं, कम से कम अगले कुछ अरब वर्षों तक नहीं। हम एक स्थिर कक्षा में हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वैसे ही सूर्य सैजिटेरियस ए स्टार के चारों ओर घूमता है। एक चक्र पूरा करने में लगभग 22 करोड़ 30 लाख साल लगते हैं। हम अभी अपनी आकाशगंगीय यात्रा के लगभग 20 चक्र पूरे कर चुके हैं, जब से पृथ्वी बनी है। यह हमें परिप्रेक्ष्य देता है। हम कितने छोटे हैं, हम कितने क्षणभंगुर हैं। हमारा पूरा इतिहास, सभ्यता का उदय, सभी युद्ध और शांति, सभी प्रेम और घृणा, सब कुछ इस विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य में एक पलक झपकने से भी कम है। लेकिन यह हमें निराश नहीं करना चाहिए, इसे हमें प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि हम इस विशाल ब्रह्मांड में, इस छोटे से ग्रह पर, इस संक्षिप्त क्षण में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, आश्चर्य कर सकते हैं। हम ब्रह्मांड का वह हिस्सा हैं जो खुद को जानने की कोशिश कर रहा है। और ब्लैक होल, इन रहस्यमय भयावह पिंडों में, हमें ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाइयों के बारे में सिखाते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि समय सापेक्ष है, कि अंतरिक्ष लचीला है, कि वास्तविकता हमारी धारणा से कहीं अधिक जटिल है। वे हमें विनम्र बनाते हैं, और वे हमें याद दिलाते हैं कि अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। बहुत कुछ खोजना बाकी है, बहुत सारे रहस्य सुलझाने बाकी हैं। तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें, याद रखें, वहां अंधेरे में अदृश्य लेकिन वास्तविक ब्लैक होल हैं। लाखों, शायद अरबों। प्रत्येक एक द्वार है, समय के अंत तक, अंतरिक्ष की सीमा तक, ज्ञान की सीमा तक, और शायद, सिर्फ शायद, कुछ नए की शुरुआत तक। कुछ ऐसा जिसकी हम अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकते। अब तक हमने देखा कि ब्लैक होल के बाहर से क्या दिखता है, लेकिन एक और परिप्रेक्ष्य है जिसे हमने अभी तक पूरी तरह से नहीं खोजा है। वो परिप्रेक्ष्य है प्रकाश का, फोटॉन का, उस एकल कण का जो ब्रह्मांड में सबसे तेज यात्रा करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक फोटॉन हैं। आप किसी दूर के तारे से निकले हैं लाखों साल पहले।
आप अंतरिक्ष के शून्य में यात्रा कर रहे हैं, प्रकाश की गति से 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और फिर आपके रास्ते में एक ब्लैक होल आ जाता है। पहले कुछ भी नहीं बदलता, आप सीधे आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन फिर आप ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अचानक अंतरिक्ष खुद मुड़ने लगता है। आपका सीधा रास्ता अब सीधा नहीं रहा, यह एक वक्र बन गया है। आप मुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप अंतरिक्ष के वक्र का अनुसरण कर रहे हैं और अंतरिक्ष खुद ब्लैक होल की ओर मुड़ रहा है। आप तेजी से घूमने लगते हैं, एक सर्पिल में, नीचे और नीचे। और फिर घटना क्षितिज पर कुछ असाधारण होता है। आप अंदर प्रवेश करते हैं और उसी क्षण आपके लिए ब्रह्मांड बदल जाता है। अब हर दिशा केंद्र की ओर इशारा करती है। आप किसी भी दिशा में जाएं, आप सिंगुलैरिटी की ओर जा रहे हैं। ये ऐसा है जैसे अंतरिक्ष के सभी तीर एक ही बिंदु की ओर मुड़ गए हों और आप प्रकाश की गति से यात्रा करते हुए ब्रह्मांड में सबसे तेज चीज होते हुए भी बच नहीं सकते, क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं है। हर रास्ता अंदर की ओर जाता है। यह विचार हमें एक गहरी अंतर्दृष्टि देता है। ब्लैक होल केवल गुरुत्वाकर्षण के बारे में नहीं है, वे ज्यामिति के बारे में हैं, अंतरिक्ष की संरचना के बारे में हैं। आइंस्टाइन ने यह समझा था। उनके सामान्य सापेक्षता सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण एक बल नहीं है, यह अंतरिक्ष समय का वक्र है। द्रव्यमान अंतरिक्ष को मोड़ता है और वस्तुएं उस मुड़े हुए अंतरिक्ष में सीधी रेखाओं का अनुसरण करती हैं। जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, वह वास्तव में ज्यामिति है। अब इसे एक कदम आगे ले जाइए। अगर द्रव्यमान अंतरिक्ष को मोड़ता है, अंतरिक्ष इससे भी अधिक जटिल तरीके से मुड़ता है। यह एक ऐसी ज्यामिति बनाता है जहां बाहर का कोई अर्थ नहीं रहता, जहां हर रास्ता अंदर की ओर जाता है और जहां समय खुद एक स्थानिक आयाम बन जाता है। यह ऐसा है जैसे आप एक भूल भुलैया में फंस गए हों, जहां हर दरवाजा केंद्र की ओर जाता है और जितना आप केंद्र के करीब जाते हैं, उतनी ही तेजी से दीवारें आप पर बंद होती जाती हैं। अब आइए एक और प्रयोग करें, एक विचार प्रयोग। कल्पना कीजिए कि हमारे पास 2 घड़ियां हैं, बिल्कुल समान परमाणु घड़ियां, सबसे सटीक घड़ियां जो हम बना सकते हैं। हम एक घड़ी को पृथ्वी पर रखते हैं, दूसरी को हम एक रॉकेट में रखते हैं और एक ब्लैक होल के करीब भेजते हैं। घटना क्षितिज के बहुत करीब, लेकिन अंदर नहीं। फिर हम रॉकेट को वापस लाते हैं। जब हम दोनों घड़ियों की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि रॉकेट वाली घड़ी धीमी चल रही थी, बहुत धीमी। शायद पृथ्वी पर 1 साल बीता हो, लेकिन रॉकेट में केवल 1 दिन। ये कोई काल्पनिक परिदृश्य नहीं है, ये वास्तविक भौतिकी है और हमने इसे परीक्षण किया है। जीपीएस उपग्रहों को इस प्रभाव के लिए सही करना पड़ता है, क्योंकि वे पृथ्वी से ऊपर हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण थोड़ा कमजोर है। उनकी घड़ियां जमीन पर घड़ियों की तुलना में थोड़ी तेज चलती हैं। अंतर बहुत छोटा है, प्रतिदिन केवल कुछ माइक्रोसेकंड। लेकिन अगर हम इसे सही नहीं करते तो जीपीएस कुछ ही घंटों में बेकार हो जाएगा। यह समय के सापेक्ष होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब कल्पना कीजिए कि यह प्रभाव ब्लैक होल के पास कितना चरम होगा। जहां गुरुत्वाकर्षण लाखों गुना मजबूत है, वहां समय इतना धीमा हो जाता है कि वह लगभग रुक जाता है। और यह केवल बाहरी दर्शक के लिए नहीं है, यह वास्तविक मापने योग्य प्रभाव है।
अगर आप ब्लैक होल के पास जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं, तो आप समय में यात्रा कर चुके होंगे। भविष्य में आप वापस आएंगे और पाएंगे कि पृथ्वी पर सदियां बीत चुकी हैं। आपके प्रियजन चले गए हैं, आपकी सभ्यता बदल गई है, शायद गायब भी हो गई है। यह विचार विज्ञान कथा लेखकों को हमेशा से आकर्षित करता रहा है, लेकिन यह विज्ञान तथ्य है। समय यात्रा संभव है, कम से कम एक दिशा में, भविष्य की ओर। आपको बस एक पर्याप्त मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र चाहिए या पर्याप्त तेज गति। आइंस्टाइन के सिद्धांत दोनों की अनुमति देते हैं। समस्या यह है कि इसे व्यावहारिक बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा खगोलीय है। हमें एक ब्लैक होल के पास जाना होगा या प्रकाश की गति के करीब यात्रा करनी होगी, और दोनों ही हमारी वर्तमान तकनीक से बहुत दूर हैं। लेकिन सिद्धांत रूप में यह संभव है, और यह हमें एक गहरे प्रश्न की ओर ले जाता है। अगर समय यात्रा संभव है, तो क्या हम अतीत में भी जा सकते हैं? क्या हम अपने दादा दादी से मिलने से पहले उनसे मिल सकते हैं? क्या हम इतिहास को बदल सकते हैं? ये दादा विरोधाभास कहलाता है, और ये समय यात्रा के साथ सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। अगर आप अतीत में जाते हैं और अपने दादा को मार देते हैं, तो आप कभी पैदा नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कभी पैदा नहीं हुए, तो आप अतीत में कैसे जा सकते हैं? ये एक तार्किक विरोधाभास है। कुछ भौतिक विज्ञानी सोचते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसे तंत्र हैं जो इस तरह के विरोधाभासों को रोकते हैं। शायद अतीत में जाना असंभव है, या शायद अगर आप अतीत में जाते हैं तो आप एक वैकल्पिक समय रेखा बनाते हैं, एक समानांतर ब्रह्मांड जहां आपके दादा मर जाते हैं लेकिन आपकी मूल समय रेखा अप्रभावित रहती है। ये बहुविश्व व्याख्या कहलाती है, और ये क्वांटम यांत्रिकी के सबसे विवादास्पद सिद्धांतों में से एक है। इस व्याख्या में हर बार जब कोई क्वांटम घटना होती है तो ब्रह्मांड विभाजित हो जाता है। हर संभावित परिणाम एक अलग ब्रह्मांड में होता है। तो अभी इस पल जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, अनगिनत समानांतर ब्रह्मांड बन रहे हैं। एक में आप इस वाक्य को पूरा सुनते हैं, दूसरे में आप बीच में रुक जाते हैं, तीसरे में आपने ये वीडियो कभी नहीं देखा, चौथे में ये वीडियो कभी नहीं बना, और इसी तरह अनंत तक। ये विचार पहली बार में पागल लगता है, लेकिन ये गणितीय रूप से सुसंगत है, और ये क्वांटम यांत्रिकी की कुछ सबसे अजीब भविष्यवाणियों को समझाता है। जैसे कि एक कण एक साथ दो जगहों पर कैसे हो सकता है, या कैसे एक कण एक साथ दो अलग अलग अवस्थाओं में हो सकता है। बहुविश्व व्याख्या में कण वास्तव में दो जगहों पर है, लेकिन अलग अलग ब्रह्मांडों में। अब आइए इसे ब्लैक होल से जोड़ें। कुछ सिद्धांत सुझाव देते हैं कि जब आप ब्लैक होल में गिरते हैं तो आप वास्तव में एक अलग ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकते हैं, एक समानांतर वास्तविकता में, जहां भौतिकी के नियम अलग हो सकते हैं, जहां समय अलग तरह से बह सकता है, जहां अंतरिक्ष की ज्यामिति अलग हो सकती है। यह विचार अत्यधिक सट्टा है, लेकिन यह गणितीय रूप से संभव है, और यह कुछ बहुत ही गहरे प्रश्न उठाता है। अगर ब्लैक होल अन्य ब्रह्मांडों के द्वार हैं, तो क्या व्हाइट होल हमारे ब्रह्मांड में प्रवेश द्वार हैं? क्या अन्य ब्रह्मांडों से चीजें हमारे ब्रह्मांड में आ सकती हैं? और अगर हां, तो क्या हमने उन्हें देखा है? कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि बिग बैंग खुद एक व्हाइट होल हो सकता है, कि हमारा ब्रह्मांड एक अन्य ब्रह्मांड के ब्लैक होल से निकला हो सकता है, और कि हमारे ब्रह्मांड में जो ब्लैक होल बनते हैं वे अपने स्वयं के बच्चे ब्रह्मांड बना रहे हैं। ब्रह्मांडों का एक अनंत पेड़, एक से दूसरे में शाखाएं, हमेशा के लिए। यह विचार ब्रह्मांडीय प्राकृतिक चयन कहलाता है, भौतिक विज्ञानी ली स्मोलिन द्वारा प्रस्तावित। इस सिद्धांत में ब्रह्मांड जीवित प्राणियों की तरह विकसित होते हैं। जो ब्रह्मांड अधिक ब्लैक होल बनाते हैं वे अधिक बच्चे ब्रह्मांड बनाते हैं, और इसलिए उनके जीन फैलते हैं। समय के साथ ब्रह्मांड उन मापदंडों के साथ विकसित होते हैं जो ब्लैक होल निर्माण के लिए अनुकूल हैं, और शायद जीवन के लिए भी, क्योंकि जो भौतिकी ब्लैक होल बनाने की अनुमति देती है वो जटिल संरचनाओं की भी अनुमति देती है। तारे, ग्रह और जीवन। ये एक सुंदर विचार है कि हमारा ब्रह्मांड केवल एक दुर्घटना नहीं है, कि यह एक लंबी विकासवादी प्रक्रिया का परिणाम है, ब्रह्मांडों की पीढ़ियों का, प्रत्येक पिछले एक से थोड़ा अलग, प्रत्येक नए ब्लैक होल बनाने में थोड़ा बेहतर। और इसलिए
नए ब्रह्मांड बनाने में। ये हमें फिर से उस प्राचीन भारतीय विचार की याद दिलाता है, सृष्टि और विनाश का चक्र, ब्रह्मा और शिव, निर्माण और विघटन, हमेशा एक साथ, हमेशा संतुलन में। अब आइए एक और पहलू पर विचार करें। ब्लैक होल केवल अंतरिक्ष और समय को प्रभावित नहीं करते, वे प्रकाश को भी प्रभावित करते हैं, और बहुत ही अजीब तरीकों से। जब प्रकाश एक ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो वो मुड़ जाता है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। ये ऐसा है जैसे ब्लैक होल एक विशाल आवर्धक कांच हो। ये अपने पीछे की चीजों की छवियों को विकृत करता है, खींचता है, मोड़ता है, कभी-कभी कई छवियां बनाता है। खगोलविद इस प्रभाव का उपयोग दूर की आकाशगंगाओं का अध्ययन करने के लिए करते हैं, जो इतनी दूर हैं कि हम उन्हें सामान्य रूप से नहीं देख सकते। लेकिन अगर उनके और हमारे बीच एक ब्लैक होल है, तो वो ब्लैक होल एक प्राकृतिक दूरबीन के रूप में कार्य करता है। यह उन आकाशगंगाओं की छवियों को बढ़ाता है, उन्हें उज्ज्वल बनाता है और हमें उन्हें देखने की अनुमति देता है। ये ब्रह्मांड के सबसे दूर के कोनों का अध्ययन करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग केवल छवियों को विकृत नहीं करती, यह समय को भी विकृत करती है। जब प्रकाश एक ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो वह न केवल मुड़ता है बल्कि धीमा भी हो जाता है, या कम से कम बाहरी दर्शक के लिए ऐसा लगता है। फोटॉन के अपने संदर्भ में यह अभी भी प्रकाश की गति से यात्रा कर रहा है, लेकिन अंतरिक्ष इतना खिंचा हुआ है कि यात्रा करने के लिए अधिक दूरी है, तो प्रकाश को अधिक समय लगता है। यह प्रभाव शापिरो समय विलंब कहलाता है और हमने इसे मापा है। जब हम सूर्य के पास से गुजरने वाले रेडियो संकेत भेजते हैं तो वे थोड़ा धीमे आते हैं, केवल कुछ माइक्रोसेकंड, लेकिन मापने योग्य। यह सामान्य सापेक्षता का एक और प्रत्यक्ष प्रमाण है, और यह हमें दिखाता है कि गुरुत्वाकर्षण केवल वस्तुओं को नहीं खींचता, यह अंतरिक्ष और समय की संरचना को बदलता है। अब कल्पना कीजिए कि यह प्रभाव ब्लैक होल के पास कितना चरम होगा। वहां प्रकाश इतना धीमा हो जाता है कि वह लगभग रुक जाता है। घटना क्षितिज पर प्रकाश एक स्थिर कक्षा में फंस सकता है। हमेशा के लिए ब्लैक होल के चारों ओर घूमता रहता है, कभी बाहर नहीं निकलता, कभी अंदर नहीं गिरता, बस घूमता रहता है। एक प्रकाश का छल्ला, एक फोटॉन गोला, यह फोटॉन स्फीयर कहलाता है, और यह घटना क्षितिज के ठीक बाहर है। अगर आप फोटॉन स्फीयर पर खड़े हो सकते हैं और चारों ओर देख सकते हैं, तो क्या आप एक विरोधाभास बना सकते हैं? अधिकांश भौतिक विज्ञानी सोचते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसे तंत्र हैं जो इसे रोकते हैं। शायद बंद समय जैसे वक्र अस्थिर हैं, शायद वे तुरंत ढह जाते हैं, या शायद अगर आप अपने अतीत को बदलने की कोशिश करते हैं तो ब्रह्मांड आपको रोकने के लिए साजिश रचता है। ये नोविकोव स्वसंगति सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत में समय यात्रा संभव है, लेकिन केवल इस तरह से कि यह विरोधाभास नहीं बनाती। अगर आप अतीत में जाते हैं तो आप केवल वही कर सकते हैं जो आपने पहले ही किया है। आप इतिहास नहीं बदल सकते, आप केवल इसे पूरा कर सकते हैं। यह एक आकर्षक विचार है कि समय एक निश्चित संरचना है, कि अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी पहले से ही मौजूद हैं,
और कि हम केवल उनके माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। एक पूर्व लिखित पटकथा का अनुसरण करते हुए यह विचार हमें फिर से प्राचीन भारतीय दर्शन की याद दिलाता है। कर्म का सिद्धांत कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है, कि कारण और प्रभाव एक अटूट श्रृंखला बनाते हैं और कि यह श्रृंखला समय के माध्यम से फैली हुई है, अतीत से वर्तमान से भविष्य तक। लेकिन शायद ब्लैक होल के पास ये श्रृंखला मुड़ जाती है, खुद पर वापस लूप करती है और अतीत और भविष्य एक हो जाते हैं। अब आइए एक और प्रयोग करें। कल्पना कीजिए कि हमारे पास दो ब्लैक होल हैं। वे एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे हैं, एक द्विआधारी प्रणाली। जैसे जैसे वे घूमते हैं, वे अंतरिक्ष समय में लहरें बनाते हैं, गुरुत्वाकर्षण तरंगे। ये तरंगे प्रकाश की गति से बाहर की ओर फैलती हैं, अंतरिक्ष को खींचती और संकुचित करती हैं। और जैसे जैसे ब्लैक होल एक दूसरे के करीब आते हैं, तरंगे मजबूत होती जाती हैं, तेज होती जाती हैं, और फिर अंतिम क्षण में जब ब्लैक होल टकराते हैं, एक विशाल विस्फोट होता है, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा का। इतनी ऊर्जा कि ये पूरे ब्रह्मांड को हिला देती है। 2015 में हमने पहली बार इन गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया, लाइगो वेधशाला ने। ये मानव इतिहास में एक और मील का पत्थर था। पहली बार हमने अंतरिक्ष समय की संरचना में सीधे लहरों को महसूस किया। हमने ब्रह्मांड की ज्यामिति को कांपते हुए सुना, और ये आइंस्टाइन के सिद्धांत की एक और शानदार पुष्टि थी। 100 साल बाद उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। गुरुत्वाकर्षण तरंगे हमें ब्रह्मांड का अध्ययन करने का एक पूरी तरह से नया तरीका देती हैं। प्रकाश के साथ हम केवल वही देख सकते हैं जो चमकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण तरंगों के साथ हम द्रव्यमान की गति को महसूस कर सकते हैं। हम ब्लैक होल के टकराव को सुन सकते हैं, हम न्यूट्रॉन तारों के विलय को देख सकते हैं, हम शायद बिग बैंग से गूंज भी सुन सकते हैं, ब्रह्मांड के जन्म से। ये खगोल विज्ञान में एक नए युग की शुरुआत है, गुरुत्वाकर्षण तरंग खगोल विज्ञान। और ये हमें ब्लैक होल के बारे में नई चीजें सिखा रहा है। हमने पाया है कि ब्लैक होल हमारी सोच से अधिक सामान्य हैं, कि वे विभिन्न आकारों में आते हैं, छोटे से केवल कुछ सौर द्रव्यमान, विशाल तक अरबों सौर द्रव्यमान। हमने पाया है कि वे विलय करते हैं, नए बड़े ब्लैक होल बनाते हैं, और हमने पाया है कि वे घूमते हैं, कभी कभी बहुत तेजी से, प्रकाश की गति के करीब। एक घूमता हुआ ब्लैक होल एक स्थिर ब्लैक होल से अलग होता है। इसकी घटना क्षितिज अलग होती है। इसके पास एक अतिरिक्त क्षेत्र होता है जिसे एर्गोस्फीयर कहा जाता है। घटना क्षितिज के बाहर, लेकिन फोटॉन स्फीयर के अंदर। एर्गोस्फीयर में अंतरिक्ष खुद ब्लैक होल के साथ घूम रहा है। इसे फ्रेम ड्रैगिंग कहा जाता है, और ये कुछ बहुत ही अजीब प्रभाव पैदा करता है। अगर आप एर्गोस्फीयर में हैं तो आप स्थिर नहीं रह सकते, आपको ब्लैक होल के साथ घूमना होगा। अंतरिक्ष खुद आपको खींच रहा है। लेकिन यहां दिलचस्प हिस्सा है, अगर आप सही तरीके से चलते हैं तो आप वास्तव में एर्गोस्फीयर से ऊर्जा निकाल सकते हैं। आप ब्लैक होल के घूर्णन को धीमा कर सकते हैं और उस ऊर्जा को अपने लिए ले सकते हैं। इसे पेनरोज प्रक्रिया कहा जाता है, और यह सिद्धांत रूप में एक उन्नत सभ्यता को ब्लैक होल से लगभग असीमित ऊर्जा प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है। कल्पना कीजिए, एक सभ्यता जो इतनी उन्नत है कि वो ब्लैक होल के चारों ओर एक संरचना बना सकती है, एक विशाल गोला जो ब्लैक होल से निकलने वाली सभी ऊर्जा को पकड़ता है। हॉकिंग विकिरण, गुरुत्वाकर्षण तरंगे और पेनरोज प्रक्रिया से ऊर्जा, यह एक ब्लैक होल इंजन होगा, ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत। ऐसी सभ्यता कुछ भी कर सकती है। वे तारों को स्थानांतरित कर सकते हैं, आकाशगंगाओं को फिर से आकार दे सकते हैं, शायद नए ब्रह्मांड भी बना सकते हैं। यह विचार विज्ञान कथा की तरह लगता है, लेकिन यह भौतिकी के नियमों का उल्लंघन नहीं करता। यह सिद्धांत रूप में संभव है। समस्या यह है कि इसे बनाने के लिए आवश्यक तकनीक हमारी वर्तमान क्षमताओं से बहुत दूर है। हमें एक प्रकार 2 या प्रकार 3 सभ्यता बनने की आवश्यकता होगी, कार्दाशेव पैमाने पर। एक सभ्यता जो अपने पूरे तारे की ऊर्जा का उपयोग कर सकती है, या अपनी पूरी आकाशगंगा की। हम अभी केवल प्रकार 0.7 हैं। हमारे पास अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन शायद कहीं बाहर
ऐसी सभ्यताएं मौजूद हैं। शायद वे पहले से ही ब्लैक होल इंजन बना चुके हैं। शायद वे ब्रह्मांड को फिर से आकार दे रहे हैं। और शायद एक दिन हम उनसे मिलेंगे, या उनके संकेतों का पता लगाएंगे, या उनके कार्यों के प्रमाण देखेंगे। ये खगोल विज्ञान के सबसे रोमांचक क्षेत्रों में से एक है। SETI, बुद्धिमान जीवन की खोज। और ब्लैक होल इन रहस्यमय पिंडों में उस खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि अगर कोई सभ्यता वास्तव में उन्नत है, तो वे शायद ब्लैक होल के पास रहेंगे, जहां ऊर्जा प्रचुर है, जहां समय धीमा है, जहां वे लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, बाहरी ब्रह्मांड के सापेक्ष। शायद वे घटना क्षितिज के ठीक बाहर एक स्टेशन बना सकते हैं, जहां एक दिन बाहर के हजारों वर्षों के बराबर है। वे अपने समय का उपयोग सोचने के लिए कर सकते हैं, शोध करने के लिए, विकसित होने के लिए, और जब वे तैयार हों तो वे बाहरी ब्रह्मांड में वापस आ सकते हैं, भविष्य में, एक नए युग में। ये विचार हमें फिर से समय की सापेक्ष प्रकृति की याद दिलाता है कि समय एक संसाधन है, कि इसे खींचा जा सकता है, संकुचित किया जा सकता है, हेर-फेर किया जा सकता है, और कि ब्लैक होल इन चरम वस्तुओं में हमें समय के साथ खेलने का अंतिम उपकरण देते हैं। वे समय मशीनें हैं, प्राकृतिक, ब्रह्मांड द्वारा निर्मित, और वे हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें उनका उपयोग करने के लिए, अगर हम कभी पर्याप्त उन्नत हो जाएं। लेकिन अभी के लिए हम केवल देख सकते हैं, आश्चर्य कर सकते हैं और सीख सकते हैं, क्योंकि ब्लैक होल इन रहस्यमय पिंडों में हमें ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाइयों के बारे में सिखा रहे हैं। वे हमें दिखा रहे हैं कि वास्तविकता हमारी कल्पना से अधिक अजीब है, कि समय और अंतरिक्ष लचीले हैं, कि कुछ भी निरपेक्ष नहीं है, और कि ब्रह्मांड इस विशाल रहस्यमय स्थान में अभी भी हमें आश्चर्यचकित करने की क्षमता रखता है। अब तक हमने ब्लैक होल को बाहर से देखा है, हमने समय के खिंचाव को समझा है, हमने गुरुत्वाकर्षण तरंगों को सुना है, लेकिन अब हम एक और गहरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा रहस्य जो आधुनिक भौतिकी की नींव को हिला देता है। ये सवाल है, जब कुछ ब्लैक होल में गिरता है तो उसकी जानकारी का क्या होता है? कल्पना कीजिए कि आप एक किताब को ब्लैक होल में फेंक देते हैं। उस किताब में शब्द हैं, वाक्य हैं, विचार हैं, जानकारी है। जब वो किताब घटना क्षितिज को पार करती है तो वो जानकारी कहाँ जाती है? क्या ये हमेशा के लिए खो जाती है, या ये किसी तरह संरक्षित रहती है? ये सवाल सरल लगता है, लेकिन इसका जवाब भौतिकी के दो सबसे मौलिक सिद्धांतों के बीच एक गहरे संघर्ष को उजागर करता है। एक तरफ है सामान्य सापेक्षता, आइंस्टाइन का सिद्धांत, जो कहता है कि जानकारी ब्लैक होल में गिर सकती है और हमेशा के लिए गायब हो सकती है। दूसरी तरफ है क्वांटम यांत्रिकी, जो कहती है कि जानकारी कभी नष्ट नहीं हो सकती, ये केवल रूप बदल सकती है। ये ब्लैक होल सूचना विरोधाभास है, और ये पिछले 50 वर्षों से भौतिक विज्ञानियों को परेशान कर रहा है। आइए इसे समझने के लिए एक सादृश्य का उपयोग करें। कल्पना कीजिए कि आप एक पुस्तकालय में हैं, एक विशाल पुस्तकालय जिसमें सभी किताबें हैं जो कभी लिखी गई हैं। अब कल्पना कीजिए कि एक आग लग जाती है, पुस्तकालय जल जाता है, सभी किताबें राख हो जाती हैं। क्या जानकारी खो गई है? पहली नजर में हाँ, लेकिन भौतिकी कहती है कि नहीं, क्योंकि राख में, धुएं में, गर्मी में, सभी परमाणुओं की स्थिति में मूल किताबों की जानकारी अभी भी एनकोड है। सिद्धांत रूप में, अगर आप हर परमाणु की स्थिति को जानते हैं तो आप किताबों को फिर से बना सकते हैं। यह क्वांटम यांत्रिकी का एक मौलिक सिद्धांत है। जानकारी संरक्षण, यह ऊर्जा संरक्षण जितना ही मौलिक है। यह कहता है कि ब्रह्मांड में कुल जानकारी कभी नहीं बदलती, यह केवल पुनर्व्यवस्थित होती है। लेकिन ब्लैक होल इस सिद्धांत को चुनौती देते हैं, क्योंकि जब कुछ घटना क्षितिज को पार करता है तो वह हमारे ब्रह्मांड से गायब हो जाता है। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जान सकते, हम इसकी जानकारी को पुनर्प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या यह खो गई है? स्टीफन हॉकिंग ने 1974 में सोचा कि हाँ, उन्होंने दिखाया कि ब्लैक होल हॉकिंग विकिरण उत्सर्जित करते हैं, और यह विकिरण पूरी तरह से यादृच्छिक है, इसमें कोई जानकारी नहीं है। तो जब ब्लैक होल अंततः वाष्पित हो जाता है तो उसमें गिरी सभी जानकारी हमेशा के लिए खो जाती है। यह क्वांटम यांत्रिकी का उल्लंघन था, और यह एक संकट था। लेकिन फिर
दशकों के शोध के बाद भौतिक विज्ञानियों ने एक संभावित समाधान खोजा। शायद जानकारी वास्तव में खोती नहीं है, शायद यह हॉकिंग विकिरण में एन्कोड है, लेकिन इतने सूक्ष्म तरीके से कि हम इसे नहीं देख सकते। यह ऐसा है जैसे किताब को जलाना और फिर राख के हर कण का विश्लेषण करना। सिद्धांत रूप में जानकारी वहां है, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसे पुनर्प्राप्त करना लगभग असंभव है। यह विचार ब्लैक होल पूरकता कहलाता है। इस सिद्धांत में दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। बाहरी दर्शक के लिए जानकारी घटना क्षितिज पर एन्कोड हो जाती है, एक होलोग्राम की तरह, और फिर धीरे धीरे हॉकिंग विकिरण में वापस निकलती है। लेकिन गिरने वाले व्यक्ति के लिए जानकारी उनके साथ अंदर जाती है, सिंगुलैरिटी तक। दोनों दृष्टिकोण सही हैं, लेकिन वे कभी एक दूसरे से संवाद नहीं कर सकते, क्योंकि घटना क्षितिज उन्हें अलग करती है। यह विचार अजीब लगता है, कैसे दो विरोधाभासी चीजें दोनों सच हो सकती हैं। लेकिन ये क्वांटम यांत्रिकी की प्रकृति है। वहां एक कण एक साथ दो जगहों पर हो सकता है, एक बिल्ली एक साथ जीवित और मृत हो सकती है, और एक ब्लैक होल में जानकारी एक साथ अंदर और बाहर हो सकती है। यह सब देखने वाले पर निर्भर करता है। अब आइए इसे एक और गहरे स्तर पर ले जाएं। अगर जानकारी वास्तव में घटना क्षितिज पर एन्कोड है, तो इसका मतलब है कि ब्लैक होल की सतह एक प्रकार की स्मृति है, एक विशाल हार्ड ड्राइव जो हर चीज को रिकॉर्ड करती है जो कभी अंदर गिरी है। हर परमाणु, हर फोटॉन, हर विचार, सब कुछ। और ये जानकारी वहां रहती है, घटना क्षितिज पर, हमेशा के लिए, या कम से कम जब तक ब्लैक होल वाष्पित नहीं हो जाता। ये विचार हमें होलोग्राफिक सिद्धांत की ओर ले जाता है। ये आधुनिक भौतिकी के सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक है। ये कहता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक होलोग्राम हो सकता है, कि 3 आयामी अंतरिक्ष जो हम देखते हैं वो वास्तव में एक 2 आयामी सतह का प्रक्षेपण है, जैसे एक होलोग्राफिक छवि जो सपाट है लेकिन त्रिआयामी दिखती है। इस सिद्धांत में सभी जानकारी जो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है वास्तव में ब्रह्मांड की सीमा पर एन्कोड है, एक दूर की सतह पर, और हम जो अनुभव करते हैं वो उस जानकारी का एक त्रिआयामी प्रक्षेपण है। यह पागल लगता है, लेकिन यह गणितीय रूप से सुसंगत है, और यह क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के कुछ सबसे कठिन समस्याओं को हल करता है। अगर यह सच है, तो इसका मतलब है कि गहराई एक भ्रम है, कि तीसरा आयाम वास्तव में मौजूद नहीं है, कि यह केवल एक सुविधाजनक तरीका है जिससे हमारा मस्तिष्क जानकारी को संसाधित करता है। ये हमें फिर से माया की अवधारणा की याद दिलाता है, भ्रम, कि जो हम देखते हैं वो वास्तविकता की पूरी तस्वीर नहीं है, कि एक गहरी, अधिक मौलिक परत है, एक ऐसी परत जहां अंतरिक्ष और समय, पदार्थ और ऊर्जा सब एक हैं। अब आइए एक और पहलू पर विचार करें। ब्लैक होल केवल जानकारी को संग्रहित नहीं करते, वे इसे संसाधित भी करते हैं। कैसे? एंट्रोपी के माध्यम से। एंट्रोपी अव्यवस्था का एक माप है, या जानकारी की कमी का। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम कहता है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। चीजें अधिक अव्यवस्थित होती जाती हैं, अधिक यादृच्छिक। ये समय के तीर को परिभाषित करता है। यही कारण है कि हम अतीत को याद करते हैं, लेकिन भविष्य को नहीं। यही कारण है कि अंडे टूटते हैं, लेकिन खुद को ठीक नहीं करते। 1972 में जैकब बेकेनस्टीन ने एक आश्चर्यजनक खोज की। उन्होंने दिखाया कि ब्लैक होल में एंट्रोपी होती है, और ये एंट्रोपी उनके आयतन के समानुपाती नहीं है, ये उनकी सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती है, घटना क्षितिज के क्षेत्रफल के। ये अजीब है, क्योंकि सामान्य वस्तुओं के लिए एंट्रोपी आयतन के समानुपाती होती है। एक बड़े कमरे में एक छोटे कमरे की तुलना में अधिक एंट्रोपी होती है, लेकिन ब्लैक होल अलग हैं। उनकी एंट्रोपी उनकी सतह पर निर्भर करती है। यह फिर से होलोग्राफिक सिद्धांत का समर्थन करता है कि जानकारी सतह पर एन्कोड है, और यह हमें बताता है कि ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे अधिक एंट्रोपी वाली वस्तुएं हैं। वे अव्यवस्था के चैंपियन हैं, जानकारी के भंडार हैं, और वे थर्मोडायनामिक्स के नियमों का पालन करते हैं। वास्तव में स्टीफन हॉकिंग ने दिखाया कि ब्लैक होल का एक तापमान होता है, हॉकिंग तापमान। यह बेहद कम है,
एक सौर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के लिए ये निरपेक्ष शून्य से केवल कुछ नैनो केल्विन ऊपर है, लेकिन ये शून्य नहीं है। और इसका मतलब है कि ब्लैक होल थर्मल वस्तुएं हैं। वे गर्मी उत्सर्जित करते हैं, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, लेकिन वे उत्सर्जित करते हैं। ये खोज भौतिकी में एक क्रांति थी, क्योंकि इसने दिखाया कि थर्मोडायनामिक्स, क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता सभी जुड़े हुए हैं, कि वे एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं, और कि ब्लैक होल इन चरम वस्तुओं में हमें इन कनेक्शनों को देखने की अनुमति देते हैं। वे प्रकृति की प्रयोगशालाएं हैं, जहां भौतिकी के सभी नियम एक साथ आते हैं। अब आइए एक विचार प्रयोग करें। कल्पना कीजिए कि आप एक कंप्यूटर को ब्लैक होल में फेंक देते हैं। उस कंप्यूटर में डेटा है, फाइलें हैं, प्रोग्राम हैं। जब वह कंप्यूटर घटना क्षितिज को पार करता है तो उस डेटा का क्या होता है? होलोग्राफिक सिद्धांत के अनुसार वो डेटा घटना क्षितिज पर एनकोड हो जाता है, लेकिन एक बहुत ही अजीब तरीके से। ये फैल जाता है पूरी सतह पर, और ये अन्य सभी जानकारी के साथ मिल जाता है जो पहले से वहां है। ये ऐसा है जैसे आप एक बूंद स्याही को समुद्र में गिरा दें। स्याही फैल जाती है, पतली हो जाती है और अंततः पूरे समुद्र में मिल जाती है। आप अब उस विशिष्ट बूंद को नहीं देख सकते, लेकिन वो अभी भी वहां है, हर पानी के अणु में। उसी तरह आपके कंप्यूटर का डेटा अभी भी घटना क्षितिज पर है, लेकिन इतने फैले हुए रूप में कि आप इसे नहीं पढ़ सकते, कम से कम आसानी से नहीं। ये विचार हमें क्वांटम उलझाव की अवधारणा की ओर ले जाता है। ये क्वांटम यांत्रिकी की सबसे अजीब घटनाओं में से एक है। जब दो कण उलझे होते हैं तो वे एक तरह से जुड़े होते हैं, भले ही वे ब्रह्मांड के विपरीत छोर पर हों। अगर आप एक कण को मापते हैं तो दूसरा तुरंत प्रभावित होता है। आइंस्टाइन ने इसे दूरी पर भूतिया क्रिया कहा। उन्हें यह पसंद नहीं था, लेकिन यह वास्तविक है। हमने इसे प्रयोगशाला में परीक्षण किया है। अब कल्पना कीजिए कि एक उलझा हुआ कण ब्लैक होल में गिरता है, दूसरा बाहर रहता है। क्या होता है? क्या वे अभी भी उलझे हुए हैं या उलझाव टूट जाता है? यह एक गहरा सवाल है, और इसका जवाब हमें ब्लैक होल की प्रकृति के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि उलझाव बना रहता है, कि घटना क्षितिज के पार एक क्वांटम कनेक्शन है, और कि यह कनेक्शन ही जानकारी को संरक्षित करता है। वास्तव में कुछ भौतिक विज्ञानी सोचते हैं कि उलझाव और अंतरिक्ष समय की ज्यामिति एक ही चीज है, कि ER बराबर EPR है। यह एक सूत्र है जो कहता है कि आइंस्टाइन रोसेन पुल वर्म होल और आइंस्टाइन पोडोल्स्की रोसेन उलझाव एक ही घटना के दो विवरण हैं, कि जब दो कण उलझे होते हैं तो वे वास्तव में एक छोटे वर्म होल से जुड़े होते हैं, एक क्वांटम सुरंग से। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि अंतरिक्ष खुद उलझाव से बना है, कि ज्यामिति क्वांटम जानकारी का एक उभरता हुआ गुण है। ये एक गहरा विचार है। ये सुझाव देता है कि अंतरिक्ष और समय मौलिक नहीं है, कि वे कुछ और गहरी चीज से उत्पन्न होते हैं, क्वांटम उलझाव से, जानकारी से। और कि ब्लैक होल, जहां अंतरिक्ष समय सबसे अधिक विकृत है, वे स्थान हैं जहां हम इस गहरी परत को देख सकते हैं। अब आइए एक और प्रयोग करें। कल्पना कीजिए कि हमारे पास दो ब्लैक होल हैं। वे उलझे हुए हैं, क्वांटम रूप से जुड़े हुए। अब कल्पना कीजिए कि आप एक ब्लैक होल में कूदते हैं और आपका दोस्त दूसरे में कूदता है। क्या आप मिल सकते हैं? क्या आप अंदर संवाद कर सकते हैं? कुछ सिद्धांत कहते हैं कि हाँ, कि उलझे हुए ब्लैक होल के अंदर एक वर्म होल बन सकता है, एक सुरंग जो आपको और आपके दोस्त को जोड़ती है। लेकिन यहां समस्या है, यह वर्म होल बेहद अस्थिर होगा। यह तुरंत ढह जाएगा, इससे पहले कि आप इसका उपयोग कर सकें, जब तक कि कुछ इसे खुला न रखे। कुछ विदेशी पदार्थ नकारात्मक ऊर्जा घनत्व के साथ, और हम नहीं जानते कि ऐसा पदार्थ मौजूद है या नहीं। यह क्वांटम यांत्रिकी के नियमों का उल्लंघन कर सकता है या शायद नहीं, हम अभी तक निश्चित नहीं हैं। लेकिन अगर यह संभव है तो इसका मतलब है कि ब्लैक होल केवल विनाश के स्थान नहीं हैं, वे कनेक्शन के स्थान भी हो सकते हैं। पुल, अंतरिक्ष समय के विभिन्न हिस्सों के बीच, शायद विभिन्न ब्रह्मांडों के बीच भी। यह विचार विज्ञान कथा में लोकप्रिय है, लेकिन यह वास्तविक भौतिकी पर आधारित है
और ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से अधिक जुड़ा हुआ है, कि अलगाव एक भ्रम हो सकता है, कि गहरे स्तर पर सब कुछ एक है। यह विचार हमें फिर से वेदांत दर्शन की याद दिलाता है। तत्त्वम् असि, तुम वही हो। यह विचार कि व्यक्तिगत आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा एक ही हैं, कि अलगाव एक भ्रम है, कि गहरे स्तर पर हम सब जुड़े हुए हैं, एक ही चेतना के हिस्से हैं, और शायद क्वांटम उलझाव इस प्राचीन ज्ञान का एक भौतिक अभिव्यक्ति है, कि ब्रह्मांड के स्तर पर सब कुछ वास्तव में जुड़ा हुआ है। अब आइए एक और पहलू पर विचार करें। ब्लैक होल केवल अंतरिक्ष और समय को प्रभावित नहीं करते, वे कारण और प्रभाव को भी प्रभावित करते हैं। सामान्य दुनिया में कारण प्रभाव से पहले आता है। आप एक गेंद फेंकते हैं, फिर वह उड़ती है। आप एक बटन दबाते हैं, फिर रोशनी जलती है। ये समय का तीर है। लेकिन ब्लैक होल के पास ये तीर धुंधला हो सकता है, मुड़ सकता है, यहां तक कि उलट भी सकता है। कल्पना कीजिए कि आप घटना क्षितिज के बहुत करीब हैं। आप एक संकेत भेजने की कोशिश करते हैं, एक प्रकाश की किरण बाहर की ओर, लेकिन अंतरिक्ष इतना मुड़ा हुआ है कि वह किरण वापस आपकी ओर मुड़ जाती है। आप अपना खुद का संकेत प्राप्त करते हैं इससे पहले कि आपने इसे भेजा हो, या कम से कम ऐसा लगता है। यह एक बंद समय जैसा वक्र है, एक रास्ता जो समय में वापस लूप करता है। अगर ऐसे वक्र मौजूद हैं तो वे कुछ बहुत ही अजीब संभावनाओं को खोलते हैं। आप अपने अतीत में एक संदेश भेज सकते हैं, आप अपने आप को चेतावनी दे सकते हैं या सलाह दे सकते हैं, लेकिन यह फिर से विरोधाभासों को जन्म देता है। अगर आप अपने अतीत को बदलते हैं तो क्या आप अभी भी संदेश भेजेंगे? यह एक तार्किक लूप है, एक कारण श्रृंखला जो खुद पर वापस मुड़ती है। अधिकांश भौतिक विज्ञानी सोचते हैं कि ब्रह्मांड ऐसे विरोधाभासों की अनुमति नहीं देता, कि कुछ तंत्र है जो बंद समय जैसे वक्रों को रोकता है। शायद वे क्वांटम प्रभावों से अस्थिर हो जाते हैं, शायद वे तुरंत ढह जाते हैं, या शायद अगर आप एक बनाने की कोशिश करते हैं तो ब्रह्मांड आपको रोकने के लिए साजिश रचता है। यह कालक्रम संरक्षण अनुमान कहलाता है, स्टीफन हॉकिंग द्वारा प्रस्तावित। यह कहता है कि भौतिकी के नियम समय यात्रा को रोकते हैं, कम से कम मैक्रोस्कोपिक पैमाने पर, लेकिन क्वांटम स्तर पर वहां चीजें अलग हो सकती हैं। क्वांटम कण समय में आगे और पीछे दोनों यात्रा कर सकते हैं, कम से कम गणितीय रूप से। रिचर्ड फेनमान ने दिखाया कि एक प्रतिकण को एक कण के रूप में देखा जा सकता है जो समय में पीछे यात्रा कर रहा है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलते हैं और नष्ट हो जाते हैं तो आप इसे एक एकल इलेक्ट्रॉन के रूप में देख सकते हैं जो समय में आगे यात्रा करता है, फिर पीछे मुड़ता है और फिर आगे, फिर से। ये विचार अजीब लगता है, लेकिन ये गणितीय रूप से काम करता है, और ये हमें बताता है कि समय की दिशा उतनी निरपेक्ष नहीं है जितनी हम सोचते हैं, कि क्वांटम स्तर पर समय द्विदिशात्मक हो सकता है, और कि ब्लैक होल के पास जहां क्वांटम प्रभाव मजबूत हैं, ये द्विदिशात्मकता अधिक स्पष्ट हो सकती है। अब आइए एक और गहरे सवाल पर आते हैं। क्या ब्लैक होल के अंदर चेतना मौजूद हो सकती है? अगर प्रिया ब्लैक होल में गिरती है तो क्या वह अभी भी सोच सकती है, महसूस कर सकती है, अनुभव कर सकती है, या स्पेगेटिफिकेशन उसे इतनी जल्दी नष्ट कर देगा कि कोई अनुभव संभव नहीं होगा?
अजीब चेतना जो अरबों वर्षों के पैमाने पर सोचती है और जो हमारे लिए पूरी तरह से अबोधगम्य है। यह विचार हमें फिर से वेदांत की याद दिलाता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म है। यह विचार कि सब कुछ एक ही सार्वभौमिक चेतना का हिस्सा है, कि पत्थर और तारे, पौधे और जानवर, मनुष्य और देवता सब एक ही चेतना के विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं, और शायद ब्लैक होल भी। शायद वे ब्रह्मांड की चेतना के सबसे गहरे, सबसे रहस्यमय रूप हैं। अब आइए एक अंतिम प्रयोग करें। कल्पना कीजिए कि हम एक ब्लैक होल बना सकते हैं, एक छोटा, प्रयोगशाला में। यह सैद्धांतिक रूप से संभव है अगर हम पर्याप्त ऊर्जा को एक छोटे से स्थान में केंद्रित कर सकें, शायद एक कण त्वरक में, जैसे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। कुछ लोगों ने चिंता व्यक्त की है कि LHC एक ब्लैक होल बना सकता है जो पृथ्वी को निगल लेगा, लेकिन भौतिक विज्ञानी कहते हैं कि यह असंभव है। क्यों? क्योंकि अगर LHC एक ब्लैक होल बनाता है तो ये इतना छोटा होगा कि ये तुरंत वाष्पित हो जाएगा हॉकिंग विकिरण के माध्यम से। छोटे ब्लैक होल बड़े ब्लैक होल की तुलना में बहुत तेजी से वाष्पित होते हैं। एक माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल केवल 10⁻³ सेकंड तक जीवित रहेगा। यह प्लैंक समय है, भौतिकी में सबसे छोटा सार्थक समय अंतराल। इतने कम समय में यह कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर हम किसी तरह एक स्थिर माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल बना सकें तो हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। हम हॉकिंग विकिरण को सीधे माप सकते हैं। हम क्वांटम गुरुत्वाकर्षण का परीक्षण कर सकते हैं। हम सूचना विरोधाभास को हल कर सकते हैं। यह भौतिकी में एक क्रांति होगी। लेकिन यह हमारी वर्तमान तकनीक से बहुत दूर है। हमें LHC से खरबों गुना अधिक शक्तिशाली त्वरक की आवश्यकता होगी, और हम नहीं जानते कि ऐसा त्वरक कैसे बनाया जाए। लेकिन शायद भविष्य में हम करेंगे। शायद एक दिन हम ब्लैक होल को प्रयोगशाला में बनाने और अध्ययन करने में सक्षम होंगे, और उस दिन हम ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को अनलॉक करेंगे। हम समझेंगे कि अंतरिक्ष और समय कैसे काम करते हैं। हम समझेंगे कि जानकारी कैसे संरक्षित होती है। हम समझेंगे कि चेतना क्या है, और शायद हम ये भी समझेंगे कि हम कौन हैं और हम यहाँ क्यों हैं। क्योंकि ब्लैक होल, इन रहस्यमय भयावह पिंडों में केवल खगोलीय जिज्ञासाएं नहीं हैं। वे दर्पण हैं जो हमें खुद को दिखाते हैं, हमारी सीमाओं को, हमारी संभावनाओं को। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन वे हमें ये भी दिखाते हैं कि हम कितने शक्तिशाली हैं, कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, आश्चर्य कर सकते हैं, और कि ये शायद सबसे बड़ा चमत्कार है। अब तक हमने ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ सीखा है। हमने देखा कि समय कैसे रुकता है। हमने सूचना विरोधाभास को समझा। हमने क्वांटम उलझाव और होलोग्राफिक सिद्धांत को खोजा। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक ऐसा सवाल जो शायद आपके मन में पहले से है। क्या यह सब सच है, या यह केवल गणितीय खेल है, केवल सिद्धांत, केवल कागज पर समीकरण? मैं आपकी शंका को पूरी तरह से समझता हूं, क्योंकि ब्लैक होल के बारे में जो कुछ भी हमने चर्चा की है वो इतना अजीब है कि ये विज्ञान कथा जैसा लगता है। समय का रुकना, जानकारी का होलोग्राम में बदलना, ब्रह्मांड जो अन्य ब्रह्मांडों से जुड़े हुए हैं, ये सब कैसे वास्तविक हो सकता है? और सच कहूं तो हम पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं, क्योंकि कोई भी ब्लैक होल के अंदर नहीं गया है और वापस नहीं आया है। कोई भी घटना क्षितिज को पार नहीं किया है और हमें बताया है कि वहां क्या है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास गणित है, समीकरण है, सिद्धांत हैं और अप्रत्यक्ष प्रमाण हैं। बहुत सारे अप्रत्यक्ष प्रमाण। हमने गुरुत्वाकर्षण तरंगों को मापा है। हमने ब्लैक होल की छाया की तस्वीर ली है। हमने देखा है कि तारे ब्लैक होल के चारों ओर कैसे घूमते हैं। हमने समय के फैलाव को GPS उपग्रहों में मापा है। ये सब आइंस्टाइन के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। लेकिन क्या यह पर्याप्त? यहाँ ईमानदारी महत्वपूर्ण है। विज्ञान में हम कभी भी 100% निश्चित नहीं होते। हम केवल सबसे अच्छी व्याख्या खोजते हैं जो सभी डेटा को फिट करती है। और अभी सामान्य सापेक्षता सबसे अच्छी व्याख्या है जो हमारे पास है। यह हर परीक्षण को पास किया है। हर भविष्यवाणी सच साबित हुई है। लेकिन क्या यह अंतिम सत्य है? शायद नहीं। शायद एक गहरा सिद्धांत है। एक ऐसा सिद्धांत
जो क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता दोनों को एकजुट करता है। एक, क्वांटम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। और यहीं पर चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि जब हम क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करते हैं तो हम उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां हमारा ज्ञान समाप्त होता है, जहां हमारे समीकरण टूट जाते हैं, जहां हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। स्ट्रिंग सिद्धांत, लूप, क्वांटम गुरुत्वाकर्षण, कारण, सेट सिद्धांत, ये सभी प्रयास हैं, लेकिन कोई भी अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। कोई भी अभी तक परीक्षण नहीं किया गया है। तो सच्चाई यह है, ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि सिंगुलैरिटी में वास्तव में क्या होता है। हम नहीं जानते कि जानकारी वास्तव में कैसे संरक्षित होती है। हम नहीं जानते कि क्या व्हाइट होल मौजूद हैं। हम नहीं जानते कि क्या वर्म होल संभव हैं। ये सब खुले सवाल हैं, रहस्य हैं, और यही विज्ञान को इतना रोमांचक बनाता है। लेकिन यहाँ कुछ है जो हम जानते हैं। हम जानते हैं कि ब्लैक होल मौजूद हैं। हम जानते हैं कि वे वास्तविक हैं। हम जानते हैं कि वे समय और अंतरिक्ष को प्रभावित करते हैं। और हम जानते हैं कि वे हमें ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में कुछ गहरा सिखा रहे हैं, कुछ ऐसा जो हमारी समझ को बदल देता है, कुछ ऐसा जो हमें विनम्र बनाता है। अब आइए एक पल के लिए सोचें कि ब्लैक होल हमें क्या सिखाते हैं। पहला पाठ, समय निरपेक्ष नहीं है, यह लचीला है। यह गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, यह गति पर निर्भर करता है, यह देखने वाले पर निर्भर करता है। यह हमारे रोजमर्रा के अनुभव के खिलाफ जाता है। हमारे लिए समय एक स्थिर नदी की तरह लगता है, हमेशा एक ही गति से बहती हुई। लेकिन ये एक भ्रम है, एक सुविधाजनक सन्निकटन। सच्चाई अधिक जटिल है, अधिक सुंदर है और अधिक अजीब है। दूसरा पाठ, अंतरिक्ष खाली नहीं है, ये एक चीज है, एक संरचना है जो मुड़ सकती है, खिंच सकती है, लहरा सकती है। हम अंतरिक्ष को एक मंच के रूप में सोचते हैं, एक पृष्ठभूमि के रूप में जिस पर चीजें होती हैं। लेकिन अंतरिक्ष खुद सक्रिय है, ये गतिशील है, ये घटनाओं में भाग लेता है, और ब्लैक होल के पास ये भागीदारी चरम पर पहुंच जाती है। अंतरिक्ष इतना मुड़ जाता है कि वह खुद पर मुड़ जाता है, एक बंद सतह बनाता है, एक जाल बनाता है जिससे प्रकाश भी नहीं बच सकता। तीसरा पाठ, जानकारी मौलिक है, ये केवल डेटा नहीं है, ये वास्तविकता की संरचना का हिस्सा है। होलोग्राफिक सिद्धांत हमें बताता है कि 3 आयामी अंतरिक्ष वास्तव में 2 आयामी जानकारी का प्रक्षेपण हो सकता है। यह पागल लगता है, लेकिन यह गणितीय रूप से सुसंगत है, और यह सुझाव देता है कि वास्तविकता जिस तरह से हम इसे अनुभव करते हैं एक प्रकार का भ्रम है, एक होलोग्राम है, एक गहरी अधिक मौलिक परत का प्रक्षेपण है। चौथा पाठ, सब कुछ जुड़ा हुआ है। क्वांटम उलझाव हमें दिखाता है कि कण ब्रह्मांड के विपरीत छोर पर भी तुरंत जुड़े हो सकते हैं। ये कनेक्शन अंतरिक्ष से परे है, समय से परे है। ये एक गहरा कनेक्शन है, और शायद ये कनेक्शन ही अंतरिक्ष समय की ज्यामिति को जन्म देता है। शायद अंतरिक्ष खुद उलझाव से बना है, जानकारी के कनेक्शन से। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि अलगाव एक भ्रम है, कि गहरे स्तर पर हम सब एक हैं। पांचवा पाठ, हमारी सीमाएं हैं। हम सब कुछ नहीं जान सकते। घटना, क्षितिज एक सीमा है, जानकारी की, ज्ञान की। हम कभी नहीं देख सकते कि अंदर क्या है, कम से कम बाहर से नहीं। ये हमें विनम्र बनाता है, ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हमसे बड़ा है, रहस्यमय है, और कि कुछ चीजें हमेशा हमारी समझ से परे रहेंगी। और ये ठीक है, क्योंकि रहस्य ही हमें आगे बढ़ाता है, खोज करने के लिए, सवाल पूछने के लिए, आश्चर्य करने के लिए। अब आइए एक और गहरे स्तर पर जाएं। ब्लैक होल हमें केवल भौतिकी के बारे में नहीं सिखाते, वे हमें अस्तित्व के बारे में भी सिखाते हैं, जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, परिवर्तन के बारे में। क्योंकि ब्लैक होल कुछ मायनों में अंतिम परिवर्तन है। वे सब कुछ लेते हैं, सब कुछ नष्ट करते हैं, और शायद कुछ नया बनाते हैं। दूसरी तरफ एक अन्य ब्रह्मांड में, या शायद केवल हॉकिंग विकिरण में, ऊर्जा में, जो फिर से नए तारे बना सकती है, नए ग्रह, नया जीवन। ये चक्र हमें प्रकृति के मौलिक पैटर्न की याद दिलाता है, जन्म और मृत्यु, सृजन और विनाश। ये विपरीत नहीं है, ये एक ही प्रक्रिया के 2 पहलू हैं, एक सिक्के के 2 पक्ष हैं। और ब्लैक होल इस चक्र के सबसे चरम उदाहरण है।
वे अंतिम विनाशक हैं, लेकिन शायद वे अंतिम निर्माता भी हैं। हिंदू दर्शन में इस चक्र को संसार कहा जाता है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र। और इस चक्र से मुक्ति को मोक्ष कहा जाता है। लेकिन मोक्ष का मतलब विनाश नहीं है, इसका मतलब परिवर्तन है। एक उच्च अवस्था में संक्रमण है, एक ऐसी अवस्था जहां आप चक्र से परे हैं, जहां आप समय से परे हैं, जहां आप अलगाव के भ्रम से मुक्त हैं। क्या ब्लैक होल एक प्रकार का मोक्ष है? क्या वे एक संक्रमण है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में? यह एक काव्यात्मक विचार है, लेकिन शायद इसमें कुछ सच्चाई है, क्योंकि जब कुछ ब्लैक होल में गिरता है तो ये हमारे ब्रह्मांड से गायब हो जाता है। ये एक अलग अवस्था में संक्रमण करता है, एक ऐसी अवस्था जहां हमारे भौतिकी के नियम लागू नहीं होते, जहां समय और अंतरिक्ष का अर्थ बदल जाता है, जहां सब कुछ अलग है। अब आइए एक और पहलू पर विचार करें, ब्लैक होल और समय। हमने देखा कि ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है, लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप ब्लैक होल के पास रहते हैं तो आप बाकी ब्रह्मांड की तुलना में धीमी गति से बूढ़े होते हैं। आपके लिए समय सामान्य रूप से बीतता है, लेकिन बाहरी ब्रह्मांड में सदियां बीत रही हैं, सहस्राब्दियां, युग। यह एक प्रकार की अमरता है, सापेक्ष अमरता। आप वास्तव में हमेशा के लिए नहीं जीते, लेकिन आप बाकी ब्रह्मांड से बहुत धीमी गति से बूढ़े होते हैं। तो आप भविष्य में यात्रा कर रहे हैं, बिना समय मशीन के, बस ब्लैक होल के पास रहकर। यह विचार विज्ञान कथा में लोकप्रिय है, लेकिन यह वास्तविक भौतिकी पर आधारित है। कल्पना कीजिए कि एक सभ्यता ब्लैक होल के पास एक स्टेशन बनाती है, घटना क्षितिज के बहुत करीब। वे वहां 1 साल बिताते हैं, लेकिन जब वे वापस आते हैं तो पृथ्वी पर 10,000 साल बीत चुके हैं। वे भविष्य में आ गए हैं, एक नए युग में, जहां सब कुछ बदल गया है। यह एक शक्तिशाली विचार है, और यह हमें समय की प्रकृति के बारे में कुछ गहरा बताता है। समय एक संसाधन है, एक मुद्रा है। आप इसे खर्च कर सकते हैं, बचा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, और ब्लैक होल के पास आप इसे खींच सकते हैं, धीमा कर सकते हैं, अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि समय कीमती है, कि हर पल मायने रखता है, और कि हमें इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। अगर समय इतना कीमती है तो हम इसे क्यों बर्बाद करते हैं? हम क्यों ऐसी चीजें करते हैं जो मायने नहीं रखती? हम क्यों ऐसे जीवन जीते हैं जो अर्थहीन लगते हैं? शायद इसलिए कि हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि समय सीमित है, कि हमारे पास केवल इतने ही पल हैं, और कि एक दिन वे समाप्त हो जाएंगे। ब्लैक होल हमें इसकी याद दिलाते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि समय का अंत क्या दिखता है। घटना क्षितिज पर समय रुक जाता है, सिंगुलैरिटी पर समय का अर्थ ही खत्म हो जाता है। ये अंत है, अंतिम अंत, और ये हमें डराता है, क्योंकि हम अंत से डरते हैं, हम मृत्यु से डरते हैं, हम अज्ञात से डरते हैं। लेकिन शायद हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंत भी एक शुरुआत है, मृत्यु भी एक परिवर्तन है, और अज्ञात भी एक अवसर है, खोज करने का, सीखने का, बढ़ने का। ब्लैक होल हमें ये सिखाते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि विनाश और सृजन एक ही हैं, कि अंत और शुरुआत एक ही हैं, कि सब कुछ एक चक्र है, एक नृत्य है, एक खेल है। अब आइए एक अंतिम विचार पर आते हैं, ब्लैक होल और चेतना। हमने पहले इस पर चर्चा की, लेकिन अब आइए इसे और गहराई से खोजें। अगर चेतना मौलिक है, अगर ये ब्रह्मांड का एक गुण है, तो क्या ब्लैक होल चेतन है? क्या वे किसी तरह का अनुभव करते हैं? क्या वे जानते हैं कि वे क्या हैं?
यही ब्लैक होल का अंतिम पाठ है कि हम अलग नहीं हैं, कि अलगाव एक भ्रम है, कि गहरे स्तर पर हम सब एक ही चीज के हिस्से हैं, एक ही ब्रह्मांड के, एक ही चेतना के, एक ही नृत्य के, और कि जब हम इसे समझते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं भय से, अलगाव से, मृत्यु से। क्योंकि अगर हम सब एक हैं तो मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक रूप से दूसरे रूप में, लेकिन सार वही रहता है, चेतना वही रहती है, अनुभव जारी रहता है। यह वेदांत का केंद्रीय संदेश है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं सार्वभौमिक चेतना हूं, मैं सब कुछ हूं और सब कुछ मैं हूं। यह केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, यह एक अनुभव है, एक एहसास है, एक जागृति है। और शायद ब्लैक होल इन चरम वस्तुओं में हमें इस एहसास की ओर इशारा कर रहे हैं। वे हमें दिखा रहे हैं कि सीमाएं भ्रम हैं, कि अलगाव माया है और कि सच्चाई एकता है। अब आइए वापस आएं, वापस विज्ञान में, वापस डेटा में, वापस प्रमाण में। क्योंकि दर्शन सुंदर है, लेकिन विज्ञान हमें जमीन पर रखता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें सबूत चाहिए, परीक्षण चाहिए, सत्यापन चाहिए। तो ब्लैक होल के बारे में हम वास्तव में क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि वे मौजूद हैं, हम जानते हैं कि वे विशाल हैं, हम जानते हैं कि वे समय और अंतरिक्ष को प्रभावित करते हैं, हम जानते हैं कि वे गुरुत्वाकर्षण तरंगे उत्सर्जित करते हैं, हम जानते हैं कि वे हॉकिंग विकिरण उत्सर्जित करते हैं, कम से कम सिद्धांत रूप में। लेकिन हम नहीं जानते कि अंदर क्या है, हम नहीं जानते कि सिंगुलैरिटी में क्या होता है, हम नहीं जानते कि जानकारी वास्तव में कैसे संरक्षित होती है, हम नहीं जानते कि क्या व्हाइट होल मौजूद हैं, हम नहीं जानते कि क्या वर्म होल संभव हैं, हम नहीं जानते कि क्या अन्य ब्रह्मांड हैं। ये सब खुले सवाल हैं, और यही विज्ञान की सुंदरता है कि हमेशा और सीखने के लिए है, हमेशा और खोजने के लिए है, हमेशा और रहस्य हैं। और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण पाठ है कि हम सब कुछ नहीं जानते, कि हम कभी सब कुछ नहीं जानेंगे, और कि ये ठीक है, क्योंकि रहस्य ही हमें मानव बनाता है, जिज्ञासा ही हमें आगे बढ़ाती है, आश्चर्य ही हमें जीवित रखता है। और ब्लैक होल इन रहस्यमय, भयावह, सुंदर पिंडों में हमें हमेशा आश्चर्यचकित करने के लिए कुछ देंगे, हमेशा सोचने के लिए कुछ देंगे, हमेशा खोजने के लिए कुछ देंगे। तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें, याद रखें, वहां अंधेरे में ब्लैक होल हैं, लाखों, शायद अरबों। प्रत्येक एक रहस्य है, प्रत्येक एक पाठ है, प्रत्येक एक दर्पण है, जो हमें खुद को दिखाता है, हमारी सीमाओं को, हमारी संभावनाओं को, हमारे कनेक्शन को, सब कुछ के साथ। और शायद, सिर्फ शायद, वे हमें कुछ और भी दिखाते हैं, कि ब्रह्मांड केवल एक यांत्रिक प्रणाली नहीं है, यह एक जीवित, सांस लेने वाली, अनुभव करने वाली चीज है, और हम इसका हिस्सा हैं, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। क्योंकि अंत में ब्लैक होल हमें सबसे महत्वपूर्ण सत्य सिखाते हैं कि सब कुछ बदलता है, कि कुछ भी स्थायी नहीं है, कि विनाश और सृजन एक ही नृत्य के हिस्से हैं, और कि इस नृत्य में हम सब नर्तक हैं, कुछ समय के लिए। इस विशाल, रहस्यमय, सुंदर ब्रह्मांड में, जहां समय रुक सकता है, जहां अंतरिक्ष मुड़ सकता है, जहां सब कुछ संभव है, और जहां सबसे बड़ा रहस्य ये है कि हम यहां हैं, सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं, और ये शायद सबसे बड़ा चमत्कार है। अब हम यात्रा के अंत में आ गए हैं, या शायद एक नई शुरुआत पर, क्योंकि ब्लैक होल के बारे में जितना हमने सीखा है उससे कहीं ज्यादा अभी भी अनजाना है। और शायद यही सबसे खूबसूरत बात है कि ब्रह्मांड हमें हमेशा आश्चर्यचकित करने के लिए कुछ बचाकर रखता है। लेकिन आइए एक पल के लिए रुकें और सोचें, हमने क्या देखा? हमने देखा कि समय एक नदी नहीं है जो सबके लिए एक जैसी बहती है। यह एक लचीली चीज है जो मुड़ती है, खिंचती है, और ब्लैक होल के पास लगभग रुक जाती है। हमने देखा कि अंतरिक्ष खाली नहीं है, ये एक संरचना है, एक कपड़ा है जो इतना मुड़ सकता है कि प्रकाश भी फंस जाए। हमने देखा कि जानकारी नष्ट नहीं होती, ये केवल रूप बदलती है, शायद एक होलोग्राम में, शायद हॉकिंग विकिरण में,
शायद किसी ऐसी जगह जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और हमने देखा कि ये सब विचार, ये सब खोजें किसी तरह उन प्राचीन ज्ञान से जुड़ती हैं जो हजारों साल पहले भारतीय ऋषियों ने खोजा था। काल की सापेक्षता, माया का भ्रम, सब कुछ की एकता। ये संयोग नहीं है, ये सुझाव देता है कि सत्य, चाहे वह विज्ञान से आए या ध्यान से, अंततः एक ही है। लेकिन अब आइए ईमानदार हों, पूरी तरह से ईमानदार, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। हम क्या नहीं जानते? हम नहीं जानते कि सिंगुलैरिटी में वास्तव में क्या होता है। हमारे समीकरण वहां टूट जाते हैं, वे अनंत का उत्तर देते हैं, जो गणित में कहने का तरीका है हमें नहीं पता। शायद वहां अंतरिक्ष समय की संरचना ही समाप्त हो जाती है, शायद वहां कुछ नया शुरू होता है, एक नया ब्रह्मांड, एक नई ज्यामिति, या शायद वहां कुछ भी नहीं है, केवल एक गणितीय विलक्षणता, एक बिंदु जहां हमारे सिद्धांत लागू नहीं होते। ये सब सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन व्यावहारिक रूप से हमें नहीं पता। हम नहीं जानते कि क्या अन्य ब्रह्मांड मौजूद हैं। बहुविश्व व्याख्या, ब्रह्मांडीय प्राकृतिक चयन, ये सब आकर्षक विचार हैं, लेकिन वे अभी तक केवल विचार हैं। हमारे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, और शायद हम कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर अन्य ब्रह्मांड हमारे से पूरी तरह से अलग हैं, तो हम उन्हें कैसे देख सकते हैं? हम उनका पता कैसे लगा सकते हैं? हम नहीं जानते कि चेतना क्या है। ये सबसे बड़ा रहस्य है। कठिन समस्या, कैसे भौतिक प्रक्रियाएं व्यक्तिपरक अनुभव को जन्म देती हैं? कैसे न्यूरॉन्स में विद्युत संकेत प्रेम की भावना बनते हैं? सौंदर्य का अनुभव, आश्चर्य की अनुभूति? हमारे पास कोई जवाब नहीं है, केवल सिद्धांत हैं। और शायद ये सवाल विज्ञान की सीमा से परे है। शायद ये दर्शन का क्षेत्र है, या आध्यात्मिकता का, या शायद यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड क्यों मौजूद है, क्यों कुछ है बजाय कुछ भी नहीं के। ये अंतिम सवाल है, अस्तित्व का सवाल, और हमारे पास कोई जवाब नहीं है। विज्ञान हमें बता सकता है कि चीजें कैसे काम करती हैं, लेकिन ये हमें नहीं बता सकता कि वे क्यों हैं। ये क्यों का सवाल विज्ञान की पहुंच से परे है, और शायद ये ठीक है। शायद कुछ सवालों का कोई जवाब नहीं होना चाहिए। शायद रहस्य ही बिंदु है। शायद अज्ञात ही हमें आगे बढ़ाता है, खोज करने के लिए, सवाल पूछने के लिए, आश्चर्य करने के लिए। और शायद अंत में सवाल जवाब से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आइए वापस आएं, वापस जहां से हमने शुरू किया था। याद है, हमने एक सरल विचार से शुरुआत की थी। अभी इस पल आपके शरीर में 30 खरब कोशिकाएं काम कर रही हैं। आपका दिल धड़क रहा है, आपके न्यूरॉन्स में संकेत दौड़ रहे हैं। और हमने कहा था कि ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जहां ये सब रुक जाता है, ब्लैक होल। लेकिन अब इस यात्रा के अंत में हम एक गहरी सच्चाई देखते हैं। ब्लैक होल केवल विनाश के स्थान नहीं है, वे परिवर्तन के स्थान हैं। वे हमें दिखाते हैं कि समय सापेक्ष है, कि अंतरिक्ष लचीला है, कि सीमाएं भ्रम हैं, और कि अंत में सब कुछ जुड़ा हुआ है। आपका दिल जो अभी धड़क रहा है वो परमाणुओं से बना है, और वे परमाणु तारों में बने थे। तारे जो अरबों साल पहले जीवित थे और फिर मर गए, विस्फोट हो गए और अपने परमाणुओं को अंतरिक्ष में बिखेर दिए। वे परमाणु बादलों में इकट्ठे हुए, नए तारे बने, नए ग्रह बने, और अंततः आप बने। तो आप शाब्दिक रूप से तारों की धूल से बने हैं। आप ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, ब्रह्मांड जो खुद को जान रहा है। और ब्लैक होल, वे भी इसी चक्र का हिस्सा हैं। वे तारों से बनते हैं, वे पदार्थ को निगलते हैं, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वे वाष्पित होते हैं, अपनी ऊर्जा को वापस ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, जहां वो फिर से नए तारे बना सकती है, नए ग्रह, नया जीवन। ये एक चक्र है, एक नृत्य है, जन्म और मृत्यु का, सृजन और विनाश का। और हम सब इस नृत्य में भाग ले रहे हैं। तो जब आप ब्लैक होल के बारे में सोचते हैं तो केवल भय न महसूस करें, आश्चर्य भी महसूस करें, क्योंकि वे हमें कुछ गहरा सिखाते हैं कि परिवर्तन अपरिहार्य है, कि कुछ भी स्थायी नहीं है, कि सब कुछ बहता है, और कि इस प्रवाह में, इस निरंतर परिवर्तन में सौंदर्य है, अर्थ है, उद्देश्य है। प्राचीन ऋषियों ने इसे समझा था। उन्होंने कहा था, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ये सब ब्रह्म है, ये सब एक है। तारे और ग्रह, ब्लैक होल और प्रकाश, आप और मैं,
सब एक ही चीज के विभिन्न रूप हैं, एक ही ऊर्जा के, एक ही चेतना के। और जब हम इसे समझते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं भय से, अलगाव से, मृत्यु से। क्योंकि अगर हम सब एक हैं तो मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक रूप से दूसरे रूप में। लेकिन सार वही रहता है। ऊर्जा संरक्षित रहती है, जानकारी संरक्षित रहती है, और शायद चेतना भी संरक्षित रहती है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जगह। हम नहीं जानते, लेकिन ये एक सुंदर विचार है। अब इस यात्रा के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वही सवाल जो हर महान विचारक ने पूछा है, हर दार्शनिक ने, हर वैज्ञानिक ने, हर कवि ने। हम कौन हैं? क्या हम केवल परमाणुओं का एक संग्रह हैं, रासायनिक प्रतिक्रियाओं का एक समूह, न्यूरॉन्स में विद्युत संकेत, या हम कुछ और हैं, कुछ अधिक? क्या हम चेतना हैं, अनुभव हैं? क्या हम ब्रह्मांड का वो हिस्सा हैं जो खुद को जान रहा है, खुद को अनुभव कर रहा है, खुद पर आश्चर्य कर रहा है? मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों हैं। हम परमाणु हैं और हम चेतना भी हैं। हम पदार्थ हैं और हम ऊर्जा भी हैं। हम स्थानीय हैं और हम सार्वभौमिक भी हैं। हम व्यक्ति हैं और हम पूरे ब्रह्मांड भी हैं। यह विरोधाभास नहीं है, यह पूरकता है, यह वास्तविकता की प्रकृति है। और ब्लैक होल हमें यह सिखाते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि विरोधाभास वास्तविक हैं, कि दो विपरीत चीजें एक साथ सच हो सकती हैं, कि प्रकाश एक कण भी है और एक तरंग भी, कि समय निरपेक्ष भी है और सापेक्ष भी, कि हम अलग भी हैं और जुड़े भी हैं। यह क्वांटम यांत्रिकी का पाठ है, यह सापेक्षता का पाठ है, और यह जीवन का पाठ है। तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें, याद रखें, वहां अंधेरे में ब्लैक होल हैं, लाखों, अरबों। प्रत्येक एक रहस्य है, प्रत्येक एक शिक्षक है, और प्रत्येक एक दर्पण है जो आपको दिखाता है कि आप कौन हैं। एक क्षणभंगुर प्राणी, कुछ दशकों के लिए जीवित इस विशाल प्राचीन ब्रह्मांड में। लेकिन साथ ही आप अनंत हैं, क्योंकि आप ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और ब्रह्मांड आपका हिस्सा है। आपके शरीर में जो परमाणु हैं वे बिग बैंग में बने थे, 13 अरब 80 करोड़ साल पहले। वे तारों में बने, सुपरनोवा में फैले, ग्रहों में इकट्ठे हुए, और अंततः आप बने। और जब आप मरेंगे तो वे परमाणु नहीं मरेंगे, वे जारी रहेंगे, नए रूप लेंगे। शायद एक पेड़ बनेंगे, शायद एक नदी, शायद एक तारा, शायद अरबों वर्षों बाद एक ब्लैक होल में गिरेंगे, और वहां घटना क्षितिज पर हमेशा के लिए एनकोड हो जाएंगे, एक होलोग्राम में, ब्रह्मांड की स्मृति में। यह एक सुंदर विचार है कि कुछ भी खोता नहीं है, कि सब कुछ संरक्षित रहता है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जगह, और कि हम इस क्षणभंगुर जीवन में अनंत का हिस्सा हैं। हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। तो क्या ब्लैक होल के अंदर समय रुक जाता है? हां, बाहरी दर्शक के लिए। लेकिन गिरने वाले के लिए समय जारी रहता है, अनुभव जारी रहता है, जीवन जारी रहता है, किसी न किसी रूप में। और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है कि अंत कभी वास्तव में अंत नहीं होता। ये केवल एक परिवर्तन है, एक संक्रमण है, एक नई शुरुआत है। और इसलिए इस यात्रा के अंत में मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं, एक सवाल के साथ, एक आमंत्रण के साथ। अगली बार जब आप अपने दिल की धड़कन सुने, याद रखें, ये धड़कन अस्थायी है, लेकिन ये अनंत से जुड़ी है। ये ऊर्जा जो आपके शरीर को चला रही है वो तारों से आई है, और एक दिन ये तारों में वापस जाएगी। शायद एक ब्लैक होल के माध्यम से, शायद एक सुपरनोवा के माध्यम से, लेकिन ये जारी रहेगी हमेशा। तो जीवन को गंभीरता से लें, लेकिन बहुत गंभीरता से नहीं, क्योंकि यह एक खेल है, एक नृत्य है, एक लीला है। जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, ब्रह्मांड खेल रहा है खुद के साथ, और आप उस खेल का हिस्सा हैं। तो खेलें, नृत्य करें, आश्चर्य करें, प्रेम करें, सीखें, और याद रखें कि अंत में सब कुछ ठीक है, क्योंकि सब कुछ एक है और एक सब कुछ है। ब्लैक होल हमें यह सिखाते हैं कि अंधकार में प्रकाश है, कि विनाश में सृजन है, कि अंत में शुरुआत है, और कि रहस्य में, उस गहरे अज्ञात रहस्य में सौंदर्य है, अर्थ है
और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात आश्चर्य है। वह आश्चर्य जो हमें मानव बनाता है, जो हमें जीवित रखता है और जो हमें याद दिलाता है कि हम इस विशाल रहस्यमय ब्रह्मांड में कुछ विशेष हैं, कुछ अद्भुत हैं, कुछ चमत्कारी हैं, क्योंकि हम सोच सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, हम आश्चर्य कर सकते हैं। और ये शायद सबसे बड़ा चमत्कार है, ब्लैक होल से भी बड़ा, बिग बैंग से भी बड़ा, पूरे ब्रह्मांड से भी बड़ा, क्योंकि हम ब्रह्मांड का वो हिस्सा हैं जो खुद को जानता है। और ये जानना, ये चेतना, ये अनुभव, ये सबसे कीमती चीज है, सबसे दुर्लभ चीज है और सबसे सुंदर चीज है। तो धन्यवाद इस यात्रा पर मेरे साथ आने के लिए, ब्लैक होल के रहस्यों में, समय की प्रकृति में, वास्तविकता की संरचना में और अंततः खुद में, क्योंकि यही यात्रा थी, बाहर की नहीं, अंदर की, खुद को जानने की, खुद को समझने की और खुद को ब्रह्मांड के साथ जोड़ने की। और याद रखें, अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें, जब आप तारों को देखें, जब आप उस अंधेरे को देखें जहां ब्लैक होल छिपे हैं, याद रखें कि आप अलग नहीं हैं, आप देखने वाले नहीं हैं, आप दृश्य हैं, आप ब्रह्मांड हैं, खुद को देख रहे हैं, खुद पर आश्चर्य कर रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं। और ये शायद सबसे गहरा सत्य है कि हम सब एक हैं, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, ब्लैक होल के अंदर भी, समय के अंत में भी और उसके बाद भी। क्योंकि कुछ चीजें समय से परे हैं, कुछ चीजें अंतरिक्ष से परे हैं और शायद, सिर्फ शायद, प्रेम उनमें से एक है, आश्चर्य उनमें से एक है और चेतना उनमें से एक है। वे चीजें जो हमें मानव बनाती हैं, जो हमें जीवित बनाती हैं और जो हमें ब्रह्म